डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पार्ट फर्स्ट चला था, उसमें ही आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड आज। जी हाँ, वीडियो को वॉच करेंगे। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की समस्या है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वीडियो वॉच करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। जो भी न्यूमेरिकल्स आप लगा रहे होंगे, प्रॉब्लम कर रही होगी, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, उसका सलूशन आप तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, लाइक करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी कराएं, जिससे कि लाइव क्लासेस लिया जा सके। तो आज मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से रिवीजन लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आज राल्ट लॉ को भी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। रिलेटिव फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी हाँ, इसको रिवीजन करते हैं और इसके बाद फिर वाट ऑफ लॉ को ले आते हैं। जी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब ये जैसे अगर हम वेपर प्रेशर पे हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। वेपर प्रेशर, पहली बात, नेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा जी, और टेम्परेचर अगर बदल दोगे तो लिक्विड का भी वेपर प्रेशर बदल जाएगा। यानी कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तभी हम लोग ये रिलेटिव लोअरिंग को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। किसी फिक्स टेम्परेचर पे एक प्योर सॉल्वेंट लिया जाए, चर्चा इससे पहले हो चुकी है, और यहां पर इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो पहले पढ़ा हूं केस फर्स्ट ये है, उसी को रिवीजन करते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि सॉल्यूशन जब बना रहे हैं तो सॉल्यूट को डिजॉल्व किए हो किसमें, सॉल्वेंट में, तभी तो सॉल्यूशन बना है। केस फर्स्ट में जो सॉल्वेंट है वो हमारा वोलाटाइल है। जी, वोलाटाइल यानी वाष्पशील है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो हमारा नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। जी हां, इस बात को दिमाग में रखिए। तो केस फर्स्ट हमारा इसी पर था। हम ऐसा भी सॉल्यूशन लेंगे, उसमें भी रिलेटिव लोअरिंग देखी जाएगी कि जब सॉल्यूट हमारा क्या होगा, वोलाटाइल होगा। लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं कि सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वोलाटाइल है। और क्या बना देंगे, सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बना तो अगर मैं कहूं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, P0, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, PS, तो बताओ किसका ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होगा कि सॉल्यूशन का होगा। तो आपने नॉन वोलाटाइल मिलाया है। जी हां, और जब नॉन वोलाटाइल मिलाया होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कुछ सरफेस पे होंगे, और जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया तो सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, अतः वेपराइज होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या घट गई। तो जाहिर सी बात है कि अब वेपर कम बनेगा, और वेपर जब कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होगा, और जो आपका सॉल्वेंट है
प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। इन्हीं का डिफरेंस जी वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। जी हाँ, अब बात करते हैं कि हम लोग पढ़ चुके थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट में कि जो यहां पर डिफरेंस हो रहा है वही तो आपको क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। तो आपने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया अपने प्योर सॉल्वेंट से। इनका जो डिफरेंस है वही क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। जी हाँ, अब ये देखा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये जो डिफरेंस आया है इसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, दोनों का रेशियो ले लूं, दोनों का अनुपात ले लूं, ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है तो जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई है वही कहलाएगी क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी हां, यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये इस पे डिपेंड करेगी कि आपने सॉल्यूट कितना ज्यादा डिसॉल्व किया है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा आपने डिसॉल्व किए होंगे, लोअरिंग भी ज्यादा होगी, रिलेटिव लोअरिंग भी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप सॉल्यूट को बढ़ाते हो लेकिन अगर सॉल्वेंट को फिक्स रखते हो तभी तो कंसंट्रेशन आपका बदलेगा। जी हां, तो यहां पर मैं ये कह लूं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। जी, और इसको हम लोग समझेंगे किससे, राउल्ट लॉ से। तो आज का जो टॉपिक है वो राउल्ट लॉ पर है। आते समझते राउल्ट लॉ को। राउल्ट लॉ राउल्ट के नियम को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं इस तरीके से कि सॉल्यूशन कैसे बना रहे हो। प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया है। और जो राउल्ट का लॉ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉलो होता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, रियल सॉल्यूशन क्या है, इन पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जी हाँ, तो राउल्ट्स लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा ओनली आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और मैं लिख रहा हूं क्या, विलियन का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, जिसको हम लोग पीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह बिलियन में कितना ज्यादा सॉल्वेंट है इस पे डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट अगर ज्यादा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्यूट बढ़ता जाएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता जाएगा। जी हां, तो बिलियन का वाष्प दाब विलेय के
मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जी, ये देखा जाए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to vapor pressure mole fraction of solvent। जी हाँ, जिसको जो मीडियम समझ में आया वैसे नोट कर ले। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जी मोल फ्रैक्शन एक्स के प्रोपोर्शन में है। और आपको पता है टेम्परेचर फिक्स कर दो तो किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स रहेगा, लेकिन सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाओगे तो वेपर प्रेशर घटता जाएगा। जी हाँ, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो अगर प्रोपोर्शन के साइन को हम लोग हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाते, क्या, पी नॉट। और पी नॉट क्या है, कांस्टेंट। और पी नॉट को आप लोगों को पता है क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जी हां, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम पर लिया जाता है वेपर प्रेशर। जी हां, तो न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो राउल्ट लॉ को देखें हम लोग कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वह सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन के साइन को हटा रहे तो एक कांस्टेंट ला रहे हैं, और वो कांस्टेंट किसका है, कौन है, तो वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। जी हाँ, ये तो कांस्टेंट होगा एट फिक्स टेम्परेचर। जी, सारी बातें लोग फिक्स टेम्परेचर पे कर रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर हो लेकिन फिक्स हो। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज करें, नोट करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जी हाँ, कमेंट भी लिखें और कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। राउल्ट लॉ को और अधिक एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे, आगे बढ़ते हम लोग देखें कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, ये आया। यानी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज जस्ट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जी हां, विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाव के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको और क्लियर करते हैं, यहां पे देखें जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा, तो पी एस अपॉन पी नॉट। जी हां, विलायक का मोल प्रभाव विलयन के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर है। और आपको पता है सॉल्यूशन में तो वही कंपोनेंट होते हैं, है ना पता, और दोनों कंपोनेंट के अगर मोल भाग को जोड़ देते तो कंप्लीटेबल भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी मैं कहूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करो तो 1 मिलेगा। जी हां, अब अगर मैं कहूं कि 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा, एक्स सॉल्यूट। जी हां, तो होगा ही, सिंपल है ये। और एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू यहां पे है, कितनी है वैल्यू, जी हां, विलायक का क्या है, मोल प्रभाव चाहिए, और पी एस अपॉन पी नॉट ये मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोल प्रभाव के इक्वल। थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मिला। और इसी को थोड़ा सा और देखो, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस की जगह पर डेल्टा पी और पी नॉट की जगह पर पी नॉट, और ये किसके इक्वल हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे यही तो है क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी हां, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशियो ही तो है। तब तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल है? वो है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जी हां, आपकी बुक में ऐसे भी डिफाइन होता है क्या? क्या ऐसे डिफाइन होता है? जी राउल्ट का लॉ, राउल्ट को लॉ को ऐसे भी सिंपली डिफाइन किया जाता है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जी हां, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम राउल्ट लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जी हां, तो ये आपको मिला क्या कि यक्स सॉल्वेंट इक्वल पी एस अपॉन पी नॉट। जी विलायक का मोल प्रभाज विलयन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर है, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में अनुमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर है, जो कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। समझ में बात आ रही है? जी क्या हम लोग समझे थे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां से निकला रेशियो क्या? पीएस इक्वल पी नॉट। एक सॉल्वेंट को फिक्स टेंपरेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? फिक्स होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आया? पीएस अपॉन पी नॉट। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर देते तो 1 ही तो मिलेगा। तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट क्या मिलेगा? एक्स सॉल्यूट। अब एक्स सॉल्वेंट है क्या? पीएस अपॉन पी नॉट। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां से हम लोग थोड़ा सॉल्व करते तो ये वैल्यू मिली, और पी नॉट माइनस पीएस क्या है? डेल्टा पी, और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या है? एक्स सॉल्यूट। और एक्स सॉल्यूट यानी क्या है? ये विलेय का मोल प्रभाज। तो जो यहां पर ये आपका क्या है? लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, दोनों का रेशियो तो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही तो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पीछे तो पढ़ा गया पार्ट 1 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट में। और ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है? जी हां, कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करें। जी हां, और जब भी डिसलाइक करें तो जरूर रीजन भी दे दिया करें। जी हां, जिससे हमेशा कभी भी अपने नेगेटिव चीजों को अपनी ताकत बनानी चाहिए। जी हां, इंप्रूवमेंट तभी होता है। हमेशा एक बात दिमाग में बैठा के रखिए, अभी हम लोग और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर यक्स सॉल्वेंट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का है, ये मिला था पीएस अपॉन पी नॉट। जी हां, और अभी आपने देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या मिला? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। जी अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट ले लेते हैं, एक्स सॉल्यूट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट,
एक्स सॉल्वेंट पी एस अपान पी नॉट, क्या मिला? डेल्टा पी अपान, जी हां, एक्स सॉल्यूट अपान एक्स सॉल्वेंट, जी दो ही कंपोनेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के रेशियो के इक्वल है कि नहीं। इसी को थोड़ा सा और साफ करते हैं। एक्स सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोल प्रभाव यानी विलेय का मोल और टोटल मोल, जी हां यही तो होता है मोल फ्रैक्शन। मोल भागी तो मोल फ्रैक्शन है, और एक्स सॉल्वेंट तो विलायक का मोल और कुल मोल, और ये क्या मिला? डेल्टा पी अपान, जी हां कैंसिल हो गया। तो यहां पे देखिए एन सॉल्यूट अपान एन सॉल्वेंट इक्वल क्या मिल रहा है? तो डेल्टा पी अपान पी एस, जी ये फार्मूला दिमाग में रखें, लेकिन ये किसके लिए है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। जी हां, ये क्या है? डेल्टा पी लोअरिंग वेपर प्रेशर, और पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? और आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये मोल किसका? सॉल्यूट का मोल अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसका? सॉल्वेंट का। जी हां, आपके न्यूमेरिकल इसी पे लगेंगे, लेकिन ये किसके लिए है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। जी हां, अभी पीछे देखा गया था एक्स सॉल्वेंट क्या निकला था? दिस एक्स सॉल्यूट निकला, ये दोनों का रेशियो मैंने ले लिया, ये आया, और मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन इक्वल क्या होता? मोल अपान टोटल मोल, मोल अपान टोटल मोल। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर दे, यही तो मोल फ्रैक्शन होता है। तो सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मोल, दोनों का रेशियो क्या आ गया? डेल्टा पी अपान पी एस। जी हां, ये क्या है? लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये मोल ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये किसके लिए? जी ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट आयोनाइज हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए, जी हां, अगर सॉल्यूशन में आपने जो सॉल्यूट डाला है वो आयनिक है, तब नॉन आयनिक है तब तो चलेगा फार्मूला। अगर आयनिक हो गया तब, अरे इसलिए तो बताया था वांट ऑफ फैक्टर। जिनको भी वांट ऑफ फैक्टर क्लियर नहीं हो, वांट ऑफ फैक्टर का वीडियो देखें। जी हां, अगर यहीं पर आपका सॉल्यूशन हमारा तब नॉन आइडियल होगा, और तब हम कर सकते हैं डेल्टा पी अपान इक्वल आई यानी वांट ऑफ फैक्टर एन सॉल्यूट अपान एन सॉल्वेंट। जी हां, ये सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। जी अगर आइडियल हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जी हां, अगर वो आइडियल नहीं है तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। आई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो ना पिछला वीडियो, जो वांट ऑफ फैक्टर पे बना हुआ है, कंप्लीट वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए उस वीडियो को वॉच करें। और जब वांट ऑफ फैक्टर भी आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी? ये जी हाँ, यही राउल्ट लॉ से निकला हुआ है, क्योंकि राउल्ट लॉ एप्लीकेबल है किसके लिए? आइडियल के लिए। लेकिन अगर सॉल्यूशन आइडियल ना रह गया तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? वांट ऑफ फैक्टर से, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो बढ़ा देगा या तो घट जाती है। जी आयोनाइज हुआ, डिसोसिएट हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक बहुत बढ़े, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बहुत बढ़ गई, आई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गए तो आई की वैल्यू भी क्या होगी? घट जाएगी। जी अगर एसोसिएट हो गए आई की वैल्यू भी घट जाएगी। जी हाँ, तो हम लोग क्या करें? वांट ऑफ फैक्टर को क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन चाहिए से रहेगा।
क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जी हाँ, क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं। 60 ग्राम यूरिया, अब आप यूरिया देखो को डिजॉल्व किया जा रहा है 180 ग्राम, डिजॉल्व इन 180 ग्राम वाटर। ये कौन है? सॉल्यूट। ये कौन है? सॉल्वेंट। यूरिया सॉल्यूट है, बता दो आयनिक है कि नॉन आयनिक? ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड या बेस नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड बेस थोड़ा बहुत आयोनाइज होते हैं, यूरिया नॉन आयोनाइज्ड है, आई की वैल्यू 1। जी हाँ, डिसॉल्व किया गया, तो आपको लेना क्या, ज्ञात क्या करना? देन फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, आप कोई कहोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, सर टेम्परेचर बदल दो बदल जाएगा। जी हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहे जो भी हो फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर का कोई रोल या नहीं है, लेकिन टेम्परेचर ये बता रहा है कि इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर फिक्स होगा, और जो हमारा वाटर है उसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर भी फिक्स होगा। जी हाँ, आपको बता दूं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? 24 टार। और यही टेम्परेचर बढ़ा करके अगर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर कर दो तो यही वेपर प्रेशर बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, यानी 760 टार, 760 टार हो जाएगा, एक वायुमंडल हो जाएगा, 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वेपर प्रेशर है वाटर का। अगर टेम्परेचर यही बढ़ाकर उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर कर दें तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और बढ़कर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जब वेपर प्रेशर बढ़कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, वही तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो 760 टार किस टेम्परेचर पर होता है? वाटर का प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। दिया, इसको समझाया हूं पहले लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करते हैं, इजी है। हमें क्या पता है? ये अमाउंट और यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO2। मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अमाउंट में मॉलिक्यूलर वेट, मात्रा में अनुभार से भाग करेंगे मोल निकल जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देंगे, वाटर के मोल्स निकल जाएंगे। यानी विलेय के मोल पता है, विलायक के मोल पता है, विलयन का क्या चाहिए? वेपर प्रेशर, और विलायक का पता है। अरे सीधा सा हम लोग पढ़े तो अभी क्या, यक्स सॉल्यूट, जी हाँ, अपॉन यक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पीएस। पढ़ा गया। अब अगर देखा जाए कि यहां पर क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर का रोल क्या होगा? आई वैल्यू 1 है। जी हां, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट क्या है? डेल्टा पी अपॉन पीएस। वांट ऑफ फैक्टर यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखा भी क्या है? एंड सॉल्यूट, जी हां, एंड सॉल्वेंट अपॉन डेल्टा पी, और डेल्टा पी पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? यहां पे यूरिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन आयोनाइज्ड होगा, आई की वैल्यू 1।
एंड सॉल्यूट निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू 1 हो गई। एंड सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 60 ग्राम है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। NH2CO NH2 होता है, ऐड कर लो 60 ही ग्राम आएगा, यानी 1 मोल हो गया। जी हाँ, सॉल्वेंट का मोल, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 180 ग्राम, H2O फार्मूला, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम आएगा 10 मोल। जी हाँ, और आपको पता है वाटर यानी पी नॉट गिवन है कितना 24 टार। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिल जाएगा जी, पी नॉट 24, ये आपको फाइंड करना है, और ये आपका 1 मोल और ये 10 मोल। क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे 240, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे जी। सब तो हो ही गया। यहां से आप देखो तार में है ये, तो जो सॉल्यूशन का आया प्रेशर, वेपर प्रेशर 24 टार अपॉन 100। जी हाँ, डिवाइड करते हैं 24 से तो कम ही आएगा, क्योंकि विलायक में आपने विलेय बोला है, नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर घटना ही घटना है। जी हाँ, अप्रॉक्स कितना आ गया 21.81 टार। जी हाँ, और भी क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से इसको रिलेट करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर, मोलर नहीं है, मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। जी हां, एट टेम्परेचर जरूर दे दीजिए, कोई भी टेम्परेचर हो, जी हाँ फिक्स होनी चाहिए। और क्या दिया, ये माइंड में भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए आपको, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है बताओ तो। अभी पिछले क्वेश्चन में था, जी हाँ 24 टार। जी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बढ़कर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए, यानी 760 टार, वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। वो कितना होगा वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या कि डेल्टा पी अपॉन पीएस इक्वल आई इंटू एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट। जी हां, किसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें एसिड बेस नहीं है, नॉन आयोनाइज्ड है, तो आपको पता आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी
1 मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलल। 1 मोलल से क्या पता लगाओगे? 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया जी? 1 मोल है कौन? सॉल्यूट। यहां पे सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। डिसॉल्व है किसमें? 1 मोलल का मतलब 1 किलोग्राम। जी हाँ, तभी तो मोलरिटी 1 होगी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट है क्या? वाटर। जी हाँ, तो 1 मोल सॉल्यूट यानी ग्लूकोज डिसॉल्व है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर में। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है। वांट ऑफ फैक्टर ना समझ में आए तो वांट ऑफ फैक्टर का वीडियो जरूर देखिए, तो पता तो चल गया। इसका भी मोल चाहिए, पता ही आपको। 1 किलोग्राम ग्राम में बदल लेते हैं, और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। यही तो हो गया क्या? सॉल्वेंट का मोल। सॉल्यूट का मोल 1, सॉल्वेंट का मोल इतना, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता ही है 24 टार। सॉल्यूशन का बस पूछ रहा है, क्या कठिन है? आसानी से लगाया जा सकता है। देखते हैं, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, बाकी सॉल्व कर लेंगे आप। डेल्टा पी, पी नॉट माइनस पी एस, 1 पी नॉट I into and solute upon and solvent। P नॉट की वैल्यू 24 टार। PS आपको कैलकुलेट करना है। P नॉट की वैल्यू PS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है, एंड सॉल्यूट 1 मोल है, एंड सॉल्वेंट 1000 अपॉन 80। समझ आ रही है? इसको और सॉल्व करते हैं जी। ट्वेंटी 24 इंटू 1000 PS 18 PS, उधर ले गए प्लस हो गया ये 24 इंटू, ये किस में आएगा? टार में, और यहां पे आपका सॉल्व हो गया क्या? ये आंसर आ गया किसमें? टार में। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिल गया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। जी हाँ, और एक क्वेश्चन लेता हूं जी। वीडियो को देखें, पॉज करके नोट्स भी बना लें, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट भी करें, नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा डालें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तुरंत उसको शेयर करिए व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप नंबर लिंक में आपको दे दूंगा मैं, और उसका आंसर भी आप ले लीजिए। जी हाँ, और अगर क्वेश्चन अच्छा रहा तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1, अब मोलर कर दे रहा हूं, कंसंट्रेशन का यूज ले आ रहा हूं। 1 मोलर किसका सोल्यूशन ले लो? यूरिया का या फिर ग्लूकोज का? जी चलिए ग्लूकोज का ही लेते हैं।
अभी मैं ऐसा ले रहा हूं कि जो नॉन आयनाइज है, वांट फैक्टर की वैल्यू 1 रहेगी, ग्लूकोज सॉल्यूशन। देन फाइंड, तो क्या, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट, टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर क्या करूं, चेंज कर दूं, चेंज कर दूं, चल भाई टेम्परेचर मैंने ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जो अभी लिख रहे सोल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का है। सॉल्वेंट कौन है, जब सॉल्वेंट नहीं दिया होता पता होता सॉल्वेंट, जी हम वाटर, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा जी, तो यहां पर किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, 25 पे 24 टार था, इस पर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और कितना होगा तब 760 टार। जी हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम कंडीशंस लगाते हैं। क्या फार्मूला, डेल्टा पी अपॉन पीएस इक्वल आई वांट अ फैक्टर एंड सॉल्यूट अपॉन एंड सॉल्वेंट। डेल्टा पी, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट एंड सॉल्यूट अपॉन एंड सॉल्वेंट। जी सब तो गिवन है, पी नॉट की वैल्यू, पी नॉट की वैल्यू 760 टार, पीएस की वैल्यू फाइंड करनी है, पीएस की वैल्यू फाइंड करनी है, आई, अरे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, नॉन आयनाइज्ड होता है, 1 हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोलर है, यहां से निकालेंगे। सॉल्वेंट यहां से, लेकिन सॉल्वेंट का मोल कैसे निकलेगा, जी हां, तो यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जी हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बिना नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, क्यों, मोलारिटी में है, 1 मोल पर लीटर, और अमाउंट नहीं पता रहेगा तो सॉल्वेंट का मोल नहीं निकाल पाओगे। और अमाउंट निकालने के लिए लीटर को अमाउंट में चेंज करना, डेंसिटी चाहिए, मैं यहां ले रहा हूं 1.2 ग्राम पर ml जी, ये डेंसिटी मैंने ले लिया, बात समझ आ रही है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है 1 मोलर है, 1 मोलरिटी इसकी है, यानी 1 मोल घुला है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उस समय वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है कितना होता है, 760 टार, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml है, और सॉल्यूशन का आपको क्या बताना है, वेपर प्रेशर जी। फार्मूला तो यही लगेगा, क्वेश्चन को इरेज करता हूं, अब पी नॉट पता, पीएस फाइंड करना, आई की वैल्यू 1, आपको निकालना है सॉल्यूट 1 मोलर, जी कंसंट्रेशन को जरूर देख लेंगे, कंसंट्रेशन अगर नहीं क्लियर है तो फिर फार्मूला यहां होते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए फंसेगा, इसलिए कंसंट्रेशन क्लियर करिए। 1 मोलर का क्या मतलब होता है कि 1 मोल सॉल्यूट, और यहां सॉल्यूट कौन था, ग्लूकोज था, वो डिसॉल्व है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन को ml में बदलते हैं, 1000 ml, ठीक है जी हां, सॉल्यूशन है ये, मोलारिटी में सॉल्यूशन आता है। अच्छा ml में, हमें ग्राम में चाहिए, क्या करें, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, और डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें बताई गई हैं आपको, 1.2 ग्राम पर ml, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, आ गया कितना, 1200 ग्राम, जी हाँ 1200 ग्राम, ये आ गया सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट नहीं है, ये सॉल्यूट है 1 मोल, हमें सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट का मोल चाहिए, और सॉल्वेंट के मोल के लिए हमें सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा, और सॉल्वेंट का अमाउंट निकालने के लिए
हमें पता है सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा देंगे तो विलायक की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी? तो सॉल्यूशन के अमाउंट से सॉल्यूट का अमाउंट 1 मोल, 1 मोल को अगर ग्राम में बदलते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, 12 6 के 72, 12 कम 12, 16 6 के 96, टोटल ऐड करो 180 आ जाएगा। तो हमें पता हो गया कि ग्लूकोज यानी विलेय हमारा कितना है 180 ग्राम, 1200 ग्राम विलियन में। तो विलायक कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जी हाँ 1020 ग्राम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई? जो इसका अमाउंट है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, और वाटर ही तो है, वाटर का क्या होगा 80। जी हाँ, अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो ये सॉल्वेंट का मोल हो गया। सॉल्व आगे कर लेते हैं। फार्मूला क्या पता था? P0 माइनस PS अपॉन PS, I एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, ये तो था। जी हाँ, I की वैल्यू 1 और एन सॉल्यूट, जी 1 ही मोल तो है इतने में, और सॉल्वेंट का मोल 1020/18, यानी आगे कितना 18/1020, 18/1020। जी नोट कर लेंगे। P0 क्योंकि यहां पे 760 टार है, PS बताना है 18/1020। सॉल्व कर लेंगे आप लोग जी, एक स्टेप और क्लियर कर दे रहा हूं, सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई इस पे भी कर दें, इसको ऐड कर देते हैं, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सब टार में आएगा आंसर। जी 760 1020, यही तो हो गया टार सॉल्यूशन का। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और अटेंड करूंगा, वो आयनिक है। जी हाँ, और आयनिक में स्ट्रॉन्ग की वीक कोई भी ले लो, आयनिक आगे आना चाहिए। आई यानी वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर निकालना कैसे सीखेंगे उसका वीडियो देखिए। जी नोट कर लेंगे, आगे चले। अब लास्ट क्वेश्चन, बाकी एनसीईआरटी से आप लोग लगाएं, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करे, कहीं से भी लगा रहे हो, प्रॉब्लम करे तो शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर NaCl solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है कि जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ना दिया हो तो वाटर होता है, और उसका वेपर प्रेशर 25 पे क्या होगा 24 टार होगा। जी हाँ, टेम्परेचर 25 है, 24 टार होगा, गिवन होगा ये। और अगर टेम्परेचर 100 हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। फार्मूला क्या लगाते हैं? P0 माइनस PS अपॉन PS, I इंटू N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। जी हाँ, P0
वाटर का कितना 24। पीएस फाइंड करना है, पीएस फाइंड करना आई। जी हाँ, चूंकि मैंने कहा जब अल्फा ना दे, अल्फा ना दे, आयरन की मात्रा ना दे, NaCl सॉल्ट है, आयनाइज ही होगा। अल्फा गिवन नहीं है समझ लो स्ट्रांग ही होगा, वैसे NaCl स्ट्रांग ही है, 100% आयनाइज होगा, बट कभी कभी 90% भी कर सकता है H2SO4 वगैरह के लिए। अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं जिससे अल्फा निकाला जा सके तो हम लोग क्या मानेंगे 100% आयनाइज हो रहा है। और NaCl जब 100% आयनाइज होगा तो Na आयन देगा और Cl आयन देगा, नंबर ऑफ आयन 2 हो गए, 1 से 2 मिले तो I की वैल्यू कितनी होगी 2। एंड सॉल्यूट कितना होगा और यंग सॉल्वेंट कितना होगा G, ये कंसंट्रेशन से निकालेंगे। यहां देखो कंसंट्रेशन गिवन है, 1 मोलर सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब 1 मोल है कौन NaCl, कितने में G, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में यानी वाटर में। जी हाँ, और जब ऐसा है तो सॉल्वेंट का अगर हम लोग मोल निकालना चाहें, सॉल्यूट का तो मोल निकल गया, 1 मोल, सॉल्वेंट का निकालना चाहें तो 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम ये हो गया। अब आते हैं और I की वैल्यू NaCl है तो NaCl आयनाइज होगा, Na आयन Cl आयन, एक स्टोइकियोमेट्री है, इधर 1 और 1 2, अतः I की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी 2/1, 100% आयनाइज हो रहा है 2। जी हाँ, I की वैल्यू 2 हो गई, बाकी वैल्यू रखते हैं। P0 की वैल्यू 24, PS की वैल्यू बतानी है, PS की वैल्यू बतानी है, I की वैल्यू 2, G यहां आयनाइज है, इलेक्ट्रोलाइट से वो I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, एंड सॉल्यूट 1 मोल है, और यंग सॉल्वेंट कितना है यहां देखो ना, एंड सॉल्वेंट तो निकाला गया G 1000/18, ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। (24) into 1000 minus 1000 PS मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका इसमें 36 PS, उधर लेकर माइनस हो जाएगा प्लस 1036 PS, 24 into 1000 सब तार में है ये G। तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया क्या हो गया 24 into 1000 अपॉन 1036, सॉल्व कर लेंगे, ये क्या मिल गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, तो वीडियो को पूरी तरीके से देखें, कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो थोड़ा देखें, कम संसाधनों में वीडियो बनाया जा रहा है, थोड़ी दिक्कत तो है लेकिन संघर्ष करके आगे बढ़ने में ही एक सुनहरी चमक आती है। जी हाँ, तो आप भी क्या करें, अभी टारगेट बना लें, आपके पास कोई वर्क नहीं है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, आप क्या करो अपने पढ़ने की टाइमिंग बढ़ा दो, जो काम आप कर सकते हो 4 मंथ में वो काम आप 1 मंथ में करके दिखा दो। जी हाँ, अचीवमेंट हासिल करने के लिए खुद टारगेट बनाना पड़ता है। जी हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। जी, क्योंकि लाइव वीडियो लेना चाहता हूँ, मोटिवेट कर दूंगा पढ़ने के लिए, वादा है मेरा। थैंक यू।